हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विजय कमल और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मेल स्टर्डी एंड फर्टिलिटी रिस्टोरेशन के बारे में। तो मेल स्टडी को समझने से पहले हम बात करेंगे आज की इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जब मेल स्टडी की यूटिलिटी का पता नहीं था लोगों को, तो लोग इसको एक तरह से मानते थे कि ये एक खराब चीज़ है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, इसको बेवजह मतलब प्लांट्स के अंदर मेल स्टडी होती है जो कि एक तरह का कोई बीमारी टाइप का ऐसा समझा जाता था। लेकिन 1937 के आसपास में स्टीफंस ने सबसे पहले इसको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन सोरगम में यूटिलाइज किया, फिर ओनियन में कई रिसर्चर ने इसको यूज किया। तब लोगों को बात समझ में आई कि मेल स्टडी को हम कैसे एक यूटिलिटी या कैसे इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेल स्टडी सिस्टम को जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जीएमएस, सीएमएस, सीजीएमएस, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डीपली एक अच्छे से हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग इनकी करते जाएंगे, समझते जाएंगे चीज़ों को। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेल स्टडी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ मेल स्टडी को समझने के लिए मैंने यहाँ एक फ्लावर के कुछ पार्ट्स दिखा रखे हैं। जैसे कंप्लीट फ्लावर है, तो फ्लावर के अंदर जैसे कि हम जानते हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। स्टिग्मा होता है ना। स्टिग्मा के फिर स्टाइल होते हैं, फिर स्टाइल के बाद में यहाँ ओवरी, ओव्यूल, इस तरह के ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जहाँ मेल की हम बात करते हैं तो मेल के अंदर एंथर होते हैं। एंथर की अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें फिलामेंट होते हैं। एंथर के अंदर कुछ पोलन्स बनते हैं, पोलन ग्रैंड्स होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब मेल स्टेरिलिटी, जैसे कि ये टर्म यहाँ डिपेंड कर रहा है कि मेल के अंदर स्टेरिलिटी होती है, यानी कि किसी एंथर के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस बोलेंगे जो काम करना बंद कर देते हैं, और ये कोई काम का नहीं रहता आगे। किस चीज के लिए? इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज करने के लिए। तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं मेल स्टडी के? कि द एब्सेंस या एट्रोफी बोल लो या मिसिंग और माल फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि किसी एंथर फिलामेंट का कोई भी माल फंक्शन हो जाना या इसका वर्क नहीं करना, किसको लीड करता है? मेल एसटीडी को लीड करता है। या फिर ये एक रीजन हो सकता है कि इनएबिलिटी टू डेवलप नॉर्मल एंथर एंड एंथर टिश्यू। तो जब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में किसी टॉपिक या किसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, तो कैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है, क्या एंथर से होता है, कैसे मेयोसिस के अंदर होता है, कैसे पॉलिन्स बनता है, या कैसे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होती है, कैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है, तो ये हम किसी एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम मेलिस्टिटी के बारे में एक इसका कॉज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इनएबिलिटी टू डेवलप नॉर्मल एंथर सेक और एंथर टिश्यू लीड टू किसके? मेलिस्टिटी। अगर हम आगे बात करते हैं तो द फेल्यूर टू डेवलप नॉर्मल माइक्रोस्पोर और पोलन, यानी कि पोलन अगर ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा है या फिर किसी वजह से वो फेल्यूर हो रहा है, तो ये भी एक मेल एसटीडी का कॉज हो सकता है। तो मेल एसटीडी सिस्टम को मेनली हम जिस तरह से डिवाइड करते हैं या चीज़ों को जेनेटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जेनेटिक्स के व्यू से देखते हैं, तो इसके दो तीन टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जिसका पहला टाइप कौन सा होता है? जेनेटिक मेल स्टडी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी है जिसको हम जीएमएस बोलते हैं। तो दिस मेल स्टडी कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर जीन। अब यहाँ न्यूक्लियर जीन आया तो इसका क्या मतलब होगा? तो जैसे एक ये सेल है कोई, तो सेल के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक न्यूक्लियर रीजन होता है, दूसरा साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है। तो हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा जो भी क्रोमोसोम्स रहते हैं या फिर डीएनए कंटेंट होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। कुछ साइटोप्लाज्म में भी होता है, जैसे साइटोप्लाज्मिक अगर किसी ऑर्गेनेल की बात करते हैं तो प्लास्टिड्स होते हैं, है ना। प्लास्टिड के अलावा कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जहाँ कुछ अमाउंट में डीएनए या हमारा जो जेनेटिक हेरिडेटरी मटेरियल होता है वो पाया जाता है। तो जेनेटिक मेल स्टेरिटी का जीएमएस का जो सिस्टम कंट्रोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? जो जीन्स न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं या डीएनए क्रोमोसोम्स, उनके ऊपर जो जीन्स होती हैं वो न्यूक्लियस में होती हैं। और ऐसी जीन्स अगर मेल स्टेरिटी को कंट्रोल कर रही होती हैं, गवर्न कर रही होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मेल स्टेरिटी बोलते हैं। अगला इसका पॉइंट होता है कि देर इज नो रेसिप्रोकल डिफरेंसेस इन केस ऑफ जीएमएस, यानी कि अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई जीन कंट्रोल कर रही है किसी ट्रेट को, तो यहाँ कोई भी रेसिप्रोकल डिफरेंस नहीं होगा। रेसिप्रोकल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? कि जैसे ये पेरेंट वन हो गया, अगर हम इसको पेरेंट टू के साथ में क्रॉस करते हैं तो इसकी जो प्रोजेनी आएगी
उसके अंदर इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा, यानी इनकी न्यूक्लियर जीन होंगी वो इक्वली इस F1 के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी। अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि पेरेंट 2 को हम अगर फीमेल की तरह कंसीडर करते हैं, पेरेंट 1 को अगर हम मेल की तरह कंसीडर करते हैं, फिर इसकी अगर कोई F1 प्रोजेनी के अंदर हम कोई इफेक्ट देखते हैं तो वो भी कैसा होगा, P1 इंटू P2 के इक्वल होगा, यानी कि ये क्रॉस 1 है और ये क्रॉस 2। तो क्रॉस 1 और क्रॉस 2 के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होंगे, यानी इनके अंदर कोई रेसिप्रोकल डिफरेंस नहीं होंगे। तो जेनेटिक मेल स्टडी का एक ये पॉइंट हो गया कि इनके अंदर कोई भी रेसिप्रोकल डिफरेंस नहीं होता है, बिकॉज दे आर गवर्न्ड बाय न्यूक्लियर जीन्स। आगे हम बात करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस गवर्न्ड बाय द रिसेसिव जीन कंट्रोल, बट देयर आर सम केसेस वेयर दिस मेल स्टडी गवर्न्ड बाय द डोमिनेंट जीन एक्शन। तो इन रिसेसिव जीन कैसे इसको कंट्रोल करती है, डोमिनेंट जीन इस मेल स्टडी को कैसे गवर्न करती है, तो ये हम आगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जैसे कि हम बुक्स में पढ़ते हैं तो जेनेटिक मेल एसिडिटी, CMS, CGMS, ये बहुत छोटे छोटे टर्म में हम इनको एक तरह से जल्दी खत्म कर लेते हैं चीज़ों में, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम इनको बिल्कुल डिटेल व्यू में इनको समझेंगे कि ये कैसे रिसेसिव जीन इनको कंट्रोल करता है। आगे हम बात करेंगे कि डोमिनेंट जीन कैसे इनको कंट्रोल कर रहा है, GMS को, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इनका जो एलेलिक यानी कि टेस्ट ऑफ एलेलिस में एक टर्म यूज करते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर रिसेसिव जीन कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो SEGMS कंट्रोल बाय रिसेसिव जीन्स और दे आर एक्सप्रेस इन ओनली होमोजाइगस स्टेट, है ना। तो अब रिसेसिव जीन को अगर एक्सप्रेस होना होता है तो हम जानते हैं कि इनको एक रिसेसिव होमोजाइगस स्टेट में आना जरूरी होता है। जैसे कि हम यहाँ कुछ टर्म यूज करते हैं, कुछ सिंबल यूज करते हैं, जैसे मेल स्टडी के लिए कैपिटल MS, इस तरह से एक जीन का एलील हो गया, दूसरा एलील हो गया इसका स्मॉल ms हो गया। ये दोनों अलील्स होते हैं, ये न्यूक्लियस में है, क्योंकि हम GMS की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्मॉल MS होगा ये रिसेसिव एलील है, और ये हमारा क्या कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं GMS, यानी कि जेनेटिक मेल स्टडी को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। लेकिन इसका जो फर्टाइल काउंटर पार्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, इसका डोमिनेंट एलील होगा। तो ये जब भी कैपिटल MS आएगा, ये क्या करेगा, ये फर्टाइल प्रोजेनी कॉज करेगा, या ऐसी जीन या ऐसा न्यूक्लियस जो कि इस पर्टिकुलर एलील को गवर्न करता है, तो वो सब फर्टाइल होंगे। लेकिन इस कैपिटल या स्मॉल MS को अगर एक्सप्रेस होना है तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, इसको होमोजाइगोट फॉर्म में होना चाहिए, तब ही ये मेल स्टडी कोच कर पाएगा। तो ये इसका छोटा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आगे हम देखते हैं कि इस GMS लाइन को हम कैसे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज करते हैं, या फिर हम इस जो मेल स्टडी लाइन होती है इसको कैसे मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी मेल स्टेरॉइड लाइन होगी, तो मेल स्टेरॉइड लाइन कब होगी, जब हमारे पास में ये रिसेसिव जीन होंगे, होमोजाइगोट स्टेट्स में होंगे, तो ये कैसी लाइन होगी, मेल स्टेरॉइड लाइन होगी। अब हमारे पास में एक दूसरा इसका काउंटर पार्ट होता है, वो क्या होता है, एक मेल फर्टाइल लाइन होता है। तो यहाँ दो कैपिटल MS हमने दे दिए। अब क्या होगा, हमारे पास में इसकी जो प्रोजेनी आती है, उसके पास में हमारे पास में होगा एक मेंटेनर लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम, मेंटेनर लाइन बोलते हैं, जिसके पास में ये एक हेट्रोजाइगोट कंडीशन में है, जो कि एक मेंटेनर लाइन है, किसके, इसमें GMS के बारे में, हेट्रोजाइगोट। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका मेंटेन करना है, किसको मेंटेन करना है, मेल स्टेरॉइड लाइन को, तो इसको हमें किसके साथ क्रॉस कराना पड़ेगा, मेंटेनर लाइन। और यहाँ GMS के केस में मेंटेनर लाइन क्या होगी, हेट्रोजाइगोट। इसके कई क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम एक बार इसको समझ लें, उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों हम यहाँ एक सिंगल हेट्रोजाइगोट को कंसीडर कर रहे हैं, क्यों हम यहाँ एक डोमिनेंट होमोजाइगोट क्यों नहीं यूज कर रहे होते हैं। तो अभी सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि इस मेल लाइन को अगर हमें मेंटेन करना है तो इसकी क्रॉसिंग हमें इसे आइसोजेनिक एक मेंटेनर लाइन होती है, जिसके पास में ये MS एलील होता है, वो हेटेरोजाइगोट कंडीशन में होता है। इसके साथ अगर हम इसको क्रॉस करा देंगे तो हमारे पास में क्या होगा, स्मॉल MS कैपिटल MS स्मॉल s को क्रॉस कराएंगे तो 50% प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारे पास में वो तो हो जाएगी स्टेराइल, और जो हमारे पास में 50% इंडिविजुअल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे यहाँ फर्टाइल, है ना।
तो इस स्टेराइल की जो प्रोजेनी थी इसको हमें मेंटेनेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना या उसको नंबर ऑफ सीड्स उसके ज़्यादा अगर हमें लेने हैं तो मेल स्टेरलाइन खुद तो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो इसको एज इट इज़ इसका जीनोटाइपिक कॉन्स्टिट्यूशन उसको कॉन्स्टिट्यूट को हमें चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ इसके सीड मल्टीप्लाई करने हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हम मेल स्टेरलाइन को एक मेंटेन कर रहे हैं किसके थ्रू, मेंटेनर लाइन के थ्रू। तो हमारे पास में एक मेंटेनेंस प्लॉट होगा जिसके अंदर जैसे हम रेड को कंसिडर करते हैं कि ये फर्टाइल प्रोजेनी है और जो व्हाइट वाले जो दिख रहे हैं वो स्टेराइल प्रोजेनी है। तो 50% इस पॉपुलेशन के अंदर हमें स्टेराइल मिल जाएंगे और 50% हमारे इसके अंदर कैसे हो जाएंगे, फर्टाइल। लेकिन हमें किस चीज़ की नीड है, सिर्फ हमें मेल स्टेराइल लाइन की नीड होती है। इसलिए हम जो जितने भी रेड जो प्लांट इस तरह के फर्टाइल प्लांट्स होते हैं उनको हम रोग आउट कर देते हैं या फिर इस प्लॉट के अंदर से रिमूव कर देंगे, जिससे हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, एक मेल स्टेराइल लाइन के सीड हमें ज़्यादा रह जाएंगे। ठीक बात। अब दूसरी बात आती है कि हम इस मेल स्टरलाइन के जब सफिशिएंट सीड हमारे पास में हो जाते हैं तो हमें यूटिलाइज करना है अल्टीमेट इसको किस चीज़ के लिए, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ हम एक मेंटेनर लाइन को यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी अगर हमें सीड प्रोड्यूस करना है या फिर हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास में किस तरह के एलील्स होने चाहिए, हमारे पास में स्मॉल एम एस ये सफिशिएंट क्वांटिटी में कहाँ से आ जाएंगे, हमारे मेंटेनेंस प्लॉट से आ जाएंगे। दूसरा हमारे पास में एक डाइवर्स लाइन होनी चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड अगर सीड प्रोड्यूस करना है तो जितने भी दो अगर हम पेरेंट यूज कर रहे हैं तो दे शुड बी डाइवर्स इनफ। तो डाइवर्स पेरेंट होना चाहिए जिसके पास में दोनों जो जेनेटिक इसका जीनोटाइपिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा इस पर्टिकुलर लोकस के ऊपर वो कैसा होगा, दोनों कैपिटल एम एस होंगे। एक बात। तो इस तरह से अगर हम इसको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं तो इसकी प्रोजेनी कैसी होगी, हमारे पास में 100% ये फर्टाइल आएंगे। ठीक बात। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर सारे के सारे फर्टाइल प्लांट आए। कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि कुछ हमें यहाँ पर इस तरह के कुछ फर्टाइल प्लांट जो कि स्मॉल एम एस और स्मॉल एम एस ऐसे भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इनको हमें इनका जैसे इन प्लांट्स की हमें पहचान करनी होगी। सो रिमूव द फर्टाइल प्लांट्स बिफोर द एंथेसिस एंड हार्वेस्ट सीड फ्रॉम स्टेराइल प्लांट्स ओनली। ठीक बात। तो ये किस चीज़ के लिए हमें यूज होंगे, ये एक तरह से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्लॉट के अंदर हम इनको यूज करते हैं। आगे की हम बात करें कि ट्रांसफर ऑफ रिसेसिव जीएमएस टू बेस्ट कंबाइनर मेल फर्टाइल प्लांट। अब कभी कभी जैसे क्या होता है हमारे पास में कि मेल स्टेराइल लाइन तो हमारे पास है, लेकिन वो ऐसे पेरेंट्स के पास में है जिस जो उतना ज़्यादा डाइवर्स नहीं है, जिसमें नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस मेल स्टेराइल लाइन को किसी दूसरी लाइन में ट्रांसफर करेंगे जिसके अंदर ये रिसेसिव एलील पहले से नहीं थे। तो हमें इसको इसमें ट्रांसफर करना है। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या प्रोसेस है हमारे पास में, तो सबसे पहले इस होमोजाइगोट जो हमारे पास में डोनर प्लांट होता है किसके लिए, स्मॉल एस के लिए, इसको एज ए फीमेल पेरेंट यूज करेंगे। और ऐसा कंबाइनर जो कि जिसको हम रिकरेंट पेरेंट के तौर पे यूज करने वाले हैं जो कि मेल फर्टाइल है, लेकिन इसको हमें मेल स्टेराइल बनाना है क्योंकि ये बाकी कैरेक्टर्स में बहुत अच्छा है। तो इन दोनों प्लांट्स को हम क्रॉस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास में जो प्रोजेनी आएगी वो ऑल फर्टाइल आएंगे। तो जैसे ही इसका जो F1 आया है इसको हम किसके साथ में बैक क्रॉस करते हैं, सॉरी, हाँ, तो हम इसको बैक क्रॉस कराएंगे किसके साथ में, हमारे रिकरेंट पेरेंट्स के साथ में। तो जब ये सेग्रीगेट करेगा तो इसके साथ में हमें क्या मिलेगा कि सारे के सारे कुछ आधी प्रोजेनी होगी वो इसकी फर्टाइल प्रोजेनी होगी, जो इस तरह के जहाँ पर होमोजाइगोट्स होंगे वो कैपिटल एम एस के लिए होमोजाइगोट होगा, वो एक तरह से पूरे फर्टाइल होंगे। दूसरा हेट्रोजाइगोट होगा इसका, उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि हम बैकक्रॉस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, तो कि हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रेड को अगर हमें ट्रांसफर करना होता है तो सबसे पहले 50% ट्रांसफर होता है, फिर उसके बाद में बचा कुचा उसका 25% यानी कि 75% उसके अंदर एक्युमुलेशन होता है उस जीन का। फिर इस तरह से और इसके अंदर 12.5 हम ऐड करते जाते हैं। इस तरह से इस रिकरेंट पेरेंट के अंदर हमारी जो पर्टिकुलर जीन होती है वो ऐड होती चली जाती है। तो अब इन दोनों फर्टाइल जो हमारे पास में प्रोजेनी आई है इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन इंडिविजुअल प्लांट्स को हम सेल्फिंग कराते हैं।
तो सेल्फिंग कराएंगे तो हम देखेंगे कि किसी प्लांट के अंदर अगर ये कंप्लीट होमोजाइगोट है इस पर्टिकुलर लोकस पे, तो यहाँ फिर से सारी की सारी जो इसकी प्रोजेनी आएगी वो भी फर्टाइल होगी, तो इन सारे लॉट को हम रिजेक्ट कर देंगे। हमें सिर्फ इस हेटेरोजाइगोट को सेलेक्ट करना होता है। तो अब इसके अंदर जब हम सेल्फिंग करेंगे तो ये सेग्रीगेट करेगा। सेग्रीगेट किसमें करेगा? फर्टाइल प्रोजेनी में, और हमें कुछ मिलेंगे यहाँ स्टेराइल प्रोजेनी। लेकिन ये जो स्टेराइल लाइन हमें मिल रही है ये किसके जेनेटिक मेकअप से मिल रही है? इसके बैकग्राउंड में कौन सा पेरेंट आ रहा है? जो हमारा कंबाइनर था, बेस्ट कंबाइनर पेरेंट था, वो इसके बैकग्राउंड में अब ऐड होता जा रहा है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से हम इसको किसके साथ में क्रॉस कराएंगे? हमारे जो रिकरेंट पेरेंट था उसके साथ में हम इसको क्रॉस कराते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी रिपीटेटिव बैक क्रॉसिंग कराते हैं टू द मेल स्टेराइल प्लांट which have to identify through the selfing after each back cross। जैसे हम यहाँ सेल्फिंग कर रहे थे हेटेरोजाइगोट को होमोजाइगोट से डिफरेंशिएट करने के लिए, और हमारे जो स्टेराइल लाइन थी उसको सेलेक्ट करने के लिए हम सेल्फिंग कराते हैं। इससे जब हमारे 3-4 बैक क्रॉस हो जाते हैं तो हमें इस तरह की प्रोजेनी मिलेगी जिसके अंदर ये हेटेरोजाइगोट होगा। इस हेटेरोजाइगोट को जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो हमारे पास में इस तरह का फर्टाइल आएगा, और फर्टाइल जो लॉट आएगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। और जो लास्ट में हमारे 3-4 बैक क्रॉस के बाद में जो प्रोजेनी बचेगी उसके पास में क्या होगा? हमारे जो बेस्ट कंबाइनर था उसके सारे 99 ट्रेड तो वो हो जाएंगे, और सिर्फ एक ट्रेड जो कि हमारा डिजायरेबल था जो हमने यहाँ इस डोनर लाइन से सेलेक्ट करके इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, कंबाइनर लाइन जिसके पास में मेल एसिडिटी वाली जीन नहीं थी उसको हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ रिसेसिव जीन टू बेस्ट कंबाइनर मेल फर्टाइल प्लांट। अब जो भी स्टूडेंट्स या जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो एआरएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी पीएचडी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैक क्रॉस से कैसे हम रिसेसिव जीन को ट्रांसफर करते हैं, तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। वो हमेशा इस चीज़ को पूछते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था और आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे का जो हमारा एक तरह से हेडिंग है वो है डोमिनेंट जीन कंट्रोल। अभी तक हमने देखा था रिसेसिव जीन कंट्रोल, अब हम बात करते हैं डोमिनेंट जीन कंट्रोल। जैसे कि पहले यहाँ रिसेसिव जीन स्टेरिलिटी को कॉज कर रही थी या गवर्न कर रही थी, लेकिन यहाँ क्या होता है कि मेल स्टेरलाइल लाइन के अंदर जो हमारा कैपिटल एमएस होता है, डोमिनेंट एलील होते हैं, वो मेल स्टेरिलिटी को कंट्रोल करते हैं। तो इस केस में हमारे पास में फीमेल लाइन के पास में एक हेटेरोजाइगोट हो गया, और जो हमारी मेल फर्टाइल फर्टाइल लाइन होती है, तो मेल फर्टिलिटी के लिए हमारे पास में ये होमोजाइगोट स्टेट में क्या हो गया, हमारा रिसेसिव एलील्स हो गए। जब हम इनको क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास में आधे स्टेराइल होंगे, आधे फर्टाइल प्लांट होंगे। तो फर्टाइल की हमको नीड नहीं होती है। इस तरह से मेंटेनेंस ऑफ डोमिनेंट जीन कंट्रोल से जो एमएस होता है वो करते हैं। अब हम जब इसको एज ए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर यूज करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ स्टेराइल लाइन के अंदर हमारे पास में डोमिनेंट एलील है, और जो हमारी डाइवर्स लाइन है जो कि रिसेसिव होमोजाइगोस स्टेट में होती है, हम दोनों को क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास में कुछ इंडिविजुअल्स आते हैं वो फर्टाइल होते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास में स्टेराइल होते हैं। अब डोमिनेंट जीन कंट्रोल होता है उसका एज सच बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, क्योंकि हमारे पास में जो सीड आ रहे हैं उनके अंदर आधे सीड तो हमारे कोई काम के ही नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टेराइल है, सेग्रीगेशन हो गया F1 के अंदर। और हम जानते हैं कि हाइब्रिड का जो F1 होते हैं, हाइब्रिड होता है उसके अंदर कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है, वो एक यूनिफॉर्म प्रोजेनी होते हैं, इसको फार्म कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि डोमिनेंट जीन कंट्रोल से कैसे जीएमएस कंट्रोल होती है। तो आगे अगर हम बात करें इसके रिलेशनशिप यानी कि अलेलिक रिलेशनशिप जीन कॉजिंग जेनेटिक मेल स्टडी, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, सॉरी सॉरी, तो अभी हम इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ एलिलिज्म। यानी कि हमें पता करना है कि जैसे कि आपके पास में दो लाइन है, दोनों मेल स्टेरॉइड लाइन है। अब हमें पता करना है कि लाइन 1 के अंदर जो मेल एसटीडी की अलीन्स हैं, जीन्स हैं, और लाइन 2 के अंदर जो मेल एसटीडी को कंट्रोल कर रही है वो जीन सेम है, अलीलिक हैं, या फिर किसी अलग अलग जीन के दो अलील्स हैं, यानी कि नॉन अलीलिक स्टेट में है।
तो इसको पता करने के लिए हमारे पास में जो मेथड होता है उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ एलिलिज्म। ठीक है? तो ये भी एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो एआरएस में बहुत बार पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर पहले जैसे आईआरआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, तो ये एक एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। तो आज इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन लेते हैं कि व्हेन जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर जीएमएस आर नॉन एलिलिक स्टेट में है। किस स्टेट में है? नॉन एलिलिक। यानी कि इनके जो दोनों अलील्स हैं वो अलग अलग जीन के दो अलील्स हैं। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सोर्स वन यानी कि लाइन वन है और लाइन टू यानी सोर्स टू अलील है, तो हमें करना है कि सोर्स वन का जो स्टेराइल लाइन है उसको उसके फर्टाइल काउंटर पार्ट के साथ में हम क्रॉस कराएंगे। सोर्स टू को भी सेम करेंगे। हम क्या करेंगे, उसके स्टेराइल को उसके फर्टाइल जो पार्ट होगा उसके साथ में क्रॉस कराएंगे। और इनकी जो F1 आते हैं यानी F1 फ्रॉम सोर्स वन एंड F1 फ्रॉम सोर्स टू, इस तरह से जब दोनों आते हैं F1, इन दोनों F1 को हम आपस में क्रॉस कराते हैं और हम देखते हैं कि इनकी जो पॉपुलेशन आती है वो इस स्टेरिलिटी वाले ट्रेट के लिए सेग्रीगेट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसकी प्रोजेनी को मैंने यहाँ लिंक्स बना के बना रखे हैं, आप लोग खुद भी बना के देख सकते हैं इनको। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक कैपिटल MS है, यहाँ भी कैपिटल MS है, तो ये कैसा होगा? फर्टाइल होगा। फिर आगे हम देखेंगे तो यहाँ भी कुछ MS1 आ रहा है, यहाँ MS2 आ रहा है। तो एक तरह से ये नॉन एलिलिक है, तो कोई भी एक होगा तो ये भी फर्टाइल होगा, ये भी फर्टाइल होगा और फर्टाइल होगा। यानी कि हमारे पास में जो प्रोजेनी आएगी वो इफ द जीन्स गवर्निंग जेनेटिक मेल स्टडी आर नॉन एलिलिक दे डू नॉट शो एनी सेग्रीगेशन। यानी कि इस तरह से जब हम इस मेथड को फॉलो करेंगे तो हमें इसकी जो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन है उसके अंदर कोई सेग्रीगेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये किस चीज़ को कंफर्म करता है कि ये जो दो सोर्स थे इनके अंदर जो मेल एसिडिटी की जीन्स हैं दे बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉन एलिलिक। ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं कि व्हेन द जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक मेल एसिडिटी आर एलिलिक, तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि दोनों सोर्स के अंदर अगर आपकी जीन एक ही है तो वो उस केस में कैसा सेग्रीगेशन रेशियो होगा या कैसे होंगे? तो इस चीज में सेम मेथड हमें फॉलो करना है कि सोर्स वन के जो स्टेराइल पार्ट था उसको फर्टाइल के साथ में क्रॉस कराना है। ऐसे ही सोर्स टू को भी जो इसका स्टेरिलिटी वाला पार्ट है उसको उसके फर्टाइल काउंटर पार्ट के साथ में क्रॉस कराना है। और इन दोनों के जब F1 आ जाएंगे, F1 फ्रॉम सोर्स वन एंड F1 फ्रॉम सोर्स टू, इनकी जब सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन आएगी तो उसमें हम देखेंगे इफ द जीन्स गवर्निंग जेनेटिक मेल एसिडिटी आर एलिलिक दे विल सेग्रीगेट इनटू 3:1 रेशियो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जेनेटिक मेल एसिडिटी का जो चैप्टर है, जैसे कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। आगे के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्मिक मेल एसिडिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल एसिडिटी, और उसके अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट और कौन से मेल एसिडिटी को गवर्न करने वाले मेथड्स होते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ BSc वाले बच्चों के लिए, जो भी MSc कर रहे हैं जेनेटिक्स में या फिर PhD कर रहे हैं, IISc की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। थैंक यू।